Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss Unit 6 of Inequality and Differences. आज सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ये आया हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस सोशल इनइक्वालिटीज एग्जामिन विद द रेफरेंस एदर टू द जेंडर और अनटचेबिलिटी। इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन करना है कि कौन कौन से राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए हैं जिसने जेंडर इनइक्वालिटी को और अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल और भी बहुत सारे राइट्स हैं, तो वो सब हमें मेंशन करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी इन आ राइट टू इक्वालिटी इज़ आ फंडामेंटल राइट। डिस्कस दिस कीपिंग इन माइंड द जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन आवर कंट्री। इसमें जो हमारा राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, पहले उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, और फिर हमें ये बताना है कि क्या ये जेंडर डिस्पैरिटीज़ को, इनइक्वालिटी को ख़त्म कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा यस होगा। हम अपनी यूनिट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कब। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को, पर जो इसको लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इंडिपेंडेंस से पहले हमने देखा है कि बहुत सी इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी में, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये सब हमने इंडिपेंडेंस से पहले देखा है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उन्होंने डिसाइड करा कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो हर एक टाइप की इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर रहा होगा सोसाइटी से। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऐसे राइट्स, ऐसे प्रोविंसेस बनाना जो इनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या है। सोशल इनइक्वालिटीज़ बेसिकली अनइक्वल एक्सेस देना सोशल रिसोर्सेज का। सोशल रिसोर्सेज लाइक मनी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों का अनइक्वल एक्सेस देना, हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड ना कर पाना, ये चीज़ इज़ सोशल इनइक्वालिटीज़। अब हमें देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रोविंसेस जो है प्रोवाइड करे हैं अबॉलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी को और इनइक्वालिटी को सोसाइटी में से। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रेम्बल की। प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल होता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है प्रेम्बल, और इसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेम्बल ने इंडिया को डिक्लेयर किया है कि वो सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है अपने विश के अकॉर्डिंग, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट होएगी उसको हम कॉमन पीपल थ्रू इलेक्शन अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव है सिक्योर करके रखना सोशल जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को हर एक सिटीजन की इन अ कंट्री। और प्रेम्बल का ये भी काम है कि वो मेंटेन करे यूनिटी, देश में एकता बना के रखना भी प्रेम्बल का वर्क है। अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं चैलेंज टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब हम अपने फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक सारे आर्टिकल आते हैं हमारे राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर। तो हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बोला गया है कि जितने भी सिटीजन होंगे एक कंट्री के, मीन्स इंडिया के जितने भी सिटीजन होंगे वो सब इक्वल होंगे लॉ के सामने। वो मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप अपर क्लास हो, आप रिच हो, पुअर हो, वो मैटर नहीं करता है। सभी लोग लॉ के सामने इक्वल होंगे। अब आता है हमारा आर्टिकल 17, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज इस आर्टिकल ने जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम हम एशियन टाइम में, अपने पुराने टाइम में हम बहुत देखते हैं। जैसे हमारे वरना 4 पार्ट्स में डिवाइड थे, तो शूद्र को अनटचेबल्स माना जाता था। उनके हाथ से कोई खाना नहीं खाता था, अगर उनको छू लेता था तो बोलते थे कि हम तो इम्प्योर हो गए हैं। तो उस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश कर दिया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल है जिसने जो है जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में मदद करी। आर्टिकल 14 हमने देखा था
क्या था, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि हर एक व्यक्ति लॉ के सामने जो है इक्वल होगा और इक्वल प्रोटेक्शन देगा लॉ। तो इसमें वुमेन्स को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिल रही है और लॉ इसको मैन के इक्वल ही कंसीडर कर रहा है। आर्टिकल 15 में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस जो है ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें भी वुमेन को कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15(3). इस आर्टिकल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर दी है लेजिस्लेचर को कि वो स्पेशल प्रोविंसेस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन बना सके। आर्टिकल 16 में हमने देखा इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, किस मैटर में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, कि वुमेन और मैन को दोनों को, अपर क्लास और लोअर क्लास सभी टाइप के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। आर्टिकल 39A में क्या बोला गया है कि मैन और वुमेन को जो है लाइवलीहुड का इक्वल चांस मिले। आर्टिकल 39D में बोला गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर एक मैन एज अ मैनेजर काम कर रहा है और उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर वुमेन एज अ मैनेजर काम करे तो उसको भी 10,000 रुपये मिलने चाहिए, ना कि वो वुमेन है इस वजह से उसको आप 5,000 रुपये दे रहे हो। अब हम देखते हैं आर्टिकल 42 को। आर्टिकल 42 बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है और यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है ऐसी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे जो एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है और सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती है वुमेन के लिए वो पेड हो। आर्टिकल 51 को अगर हम देखें, आर्टिकल 51 बेसिकली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड करके रखती है, बट आर्टिकल 51E जो है वो चैलेंज करती है जेंडर इनइक्वालिटी को। इसमें बात की जाती है भाईचारा, ब्रदरहुड को बढ़ाने की, डिग्निटी ऑफ वुमेन की, एंड प्रोटेक्ट किया जाता है मिनॉरिटीज़ को। अब हम देखते हैं आर्टिकल 243D(3) को और 243T(4) को। इन्होंने प्रोवाइड की है रिजर्वेशन पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ में नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर ऑफ चेयरमैन। 1/3 से कम रिजर्वेशन नहीं होगी, 1/3 से ज़्यादा हो सकती है। वुमेन को यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है जिसके वजह से जो वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। अब हम कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देख लेते हैं रिगार्डिंग SC एंड STs। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 335 की। आर्टिकल 335 ने जो है क्लेम दिया है SC ST को टू सर्विसेज एंड पोस्ट। इसमें क्या बोला गया है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखा जाएगा कि SC ST को रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि वो आगे बढ़ पाए। ठीक है। आर्टिकल 334 में जो है रिजर्वेशन दी गई है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में SC STs को। आर्टिकल 341 में आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन होगा एक SC ST। अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 46 की। तो आर्टिकल 46 जो है प्रोवाइड करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और वीकर सेक्शन में हमारे SC ST को भी इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब हम देखते हैं हमारे आर्टिकल 16(4) में। आर्टिकल 16(4) में क्या बोला गया है, आर्टिकल 16(4) में बोला गया है कि स्टेट भी जो है रिजर्वेशन दे सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को। अब हम इस यूनिट को कंक्लूड करते हुए ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ख़त्म करने के लिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड अनटचेबिलिटीज़, प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस, और बहुत से अलग अलग टाइप के आर्टिकल प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन्स को, बैकवर्ड क्लासेस को, कि वो अपने आप को प्रूव कर सके, सोसाइटी में आगे बढ़ सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। Thank you so much. If you like this video, please like, share, subscribe my channel.